एओटी जैसे मास्टरपीस के बारे में जितनी भी बातें कर लो वो सारी की सारी कम पड़ जाएगी। बट अभी चलते हैं हम एरन के पास। एरन जेगर, पिछले साल इसी बंदे को द बेस्ट एंटेगनिस्ट और बेस्ट प्रोटैगनिस्ट का अवार्ड मिला था एंड हो सकता है कि इस साल भी यही बंदा इन सभी अवार्ड्स को ले जाए। बट यहाँ पर एरन कितने भी अवार्ड्स ले जाए हमें उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है कि वो कितने टाइटन्स ले गए हैं अपने साथ। एरन को कब, कहां और कैसे इन सभी की सभी टाइटन्स की पावर मिली, बट एक्चुअली में ये टाइटन्स आखिर करते क्या है, इस चीज में सब कंफ्यूज रहते हैं और ये बात बड़ी नॉर्मल सी है। देखो सिंपल सी बात ये है कि मैंने एओटी देखा, फिर दोबारा से देखा, और जब ये लास्ट पार्ट आया मैंने तब भी देखा, और सच बता रहा हूँ मुझे तीनों बार बहुत ज्यादा मजा आया। क्योंकि होता यह है कि यार पहली बार में ना बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं होती, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने जापानीज में देखा, एंड ऐसा इसलिए था क्योंकि पूरा फोकस तो सब टाइटल पढ़ने भी जाता है। देन उसके बाद फिर मैंने इंग्लिश में देखा, जिसके बाद मुझे बहुत सारी चीजें क्लियर हुई। सो मैं इसलिए कह रहा था कि हम एओटी के बारे में बात करते रहेंगे एंड मैं तुम्हें बहुत सारी कमाल की चीजें बताऊंगा इसके रिलेटेड। बट चलो अभी हम बात करते हैं एरन के उन टाइटन फॉर्म्स की जिसका यूज करके एरन ने 80% ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया। मैं स्टार्ट करूंगा एरन के प्योर टाइटन फॉर्म से एंड लास्ट तक आते आते मैं तुम्हें एरन की इस वाली फॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि एरन की लास्ट फॉर्म भी थी। तो फिर चलो शुरू करते हैं शुरू से। एरन जेगर का जन्म शिगानशिना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जहां पर वो अपनी बहन दोस्त के साथ रहता था। एरन यहाँ पर अपनी मस्त लाइफ जी रहा था, सब कुछ सही लग रहा था। ऐसा तो लग ही नहीं रहा था यार कि कोलोसल टाइटन आएगा। तो हाँ, इस आराम से चलने वाली जिंदगी में एक दिन वॉलमारिया के ऊपर कोलोसल टाइटन अटैक कर देता है, जिसके बाद सब कुछ बदल जाता है। इस अटैक के होने के बाद वॉलमारिया टूट जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे टाइटन अंदर घुस जाते हैं एंड वहां पर लोगों को खाने लग जाते हैं। इसी अटैक के बीच एरन भी अपनी जान बचाने के लिए भागता है अपनी घर के, और वो देखता है कि उसकी मम्मी घर के नीचे दब रखी हैं। इस अटैक में एरन तो बच जाता है लेकिन उसकी मॉम नहीं बच पाती हैं। इस अटैक के बाद एरन और उसके दोस्तों को रेफ्यूजी सेंटर में भेज दिया जाता है एंड यहाँ से ही कमाल की बातें शुरू होने लगती हैं। हाँ, मतलब इसी पॉइंट से एरन की जिंदगी चेंज हो जाती है। आगे स्टोरी में उसी रेफ्यूजी सेंटर के अंदर एरन के फादर उसको ढूंढ लेते हैं और उसको चुपके से एक फॉरेस्ट में लेके जाते हैं। एरन को कुछ भी समझ नहीं आता कि यार ये सब चल क्या रहा है और उसके पापा उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। एंड इसी बीच ग्रीशा येगर उसको एक इंजेक्शन देते हैं, जिसके बाद एरन बन जाता है एक टाइटन, जो कि है उसकी प्योर टाइटन फॉर्म। जिस टाइम पर एरन को ये इंजेक्शन लगाया गया तब उसकी एज बहुत ज्यादा कम थी, इसलिए उसका टाइटन भी बहुत ज्यादा बचकाना सा, यानी हाँ बच्चे जैसा लग रहा था। अब इस वाले टाइटन को अगर ध्यान से देखा जाए तो बस ये 4 मीटर लंबाई है एंड इसका जो माउथ है वो अटैक टाइटन जैसा ही है। सीजन 1 के थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद एरन भी थोड़ा सा बड़ा होता है और 104th कैडेट कॉर्प को ज्वाइन करता है। 104th कैडेट कॉर्प को ज्वाइन करने के बाद एरन और उसकी टीम को एक मिशन पे भेज दिया जाता है, और जैसे ही लोगों का मिशन पूरा होता है मिकासा, आर्मिन और एरन मिलते हैं मिलिट्री पुलिस वालों से। यहाँ पर इन पुलिस वालों को यार अभी तक पता चल चुका है कि यार ये तो बदमाश है, ये तो टाइटन है, तो उसको धर लो। यानी हाँ, यहाँ पर मिलिट्री पुलिस वालों को ये बात पता चल जाती है कि एरन के अंदर एक टाइटन है, या फिर वो ये सोचते हैं कि एरन ही एक टाइटन है। टाइटन बनने के बाद एरन के साथ क्या क्या हुआ एरन को ये सारी बातें याद नहीं रहती है, इसलिए वो मिलिट्री पुलिस वालों के क्वेश्चन की भी आंसर नहीं दे पाता है। जिससे होता यह है कि मिलिट्री पुलिस वालों को एरन के ऊपर और भी ज्यादा शक होने लगता है और वो उन लोगों को एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद होता यह है कि मिलिट्री पुलिस वाले एरन, आर्मिन और मिकासा के ऊपर कैनन फायर कर देते हैं, जिसके बाद हमें यहाँ पर फिर से एरन की एक और नई टाइटन फॉर्म दिखती है, जो कि है इनकम्प्लीट टाइटन फॉर्म। एरन के इस इनकम्प्लीट टाइटन फॉर्म में बस ऊपर की बॉडी दिखाई जाती है और बस एक हाथ दिखाया जाता है, जिससे एरन ने एक फायर कैनन को रोका था। इस इंसिडेंट के बाद आगे होता है एरन का ट्रायल, जिसमें ये डिसाइड किया जाता था कि एरन के साथ आखिर करना क्या है। ट्रायल में प्रीमियर जैगरी ये बात डिसाइड करते हैं कि एरन को स्काउट मेंबर्स के साथ भेजा जाएगा। अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि प्रीमियर जैगरी वही बंदा है जिसे इशियामा भूल गए थे, इसलिए ये बंदा लास्ट आग तक जिंदा था। बट इस तुम्हें क्या लगता है कि अगर आर्मिन की जगह एरविन को चुना जाता तो क्या होता? लेकिन हम ये बात सब जानते हैं कि यार एरन ने ही सब कुछ डिसाइड करा है, लेकिन तब भी तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, ये बात तो मुझे कमेंट बताना। एनीवेज, ट्रायल के बाद स्काउट मेंबर वाले एरन को ले जाता है अपने साथ, और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि लीवाई लीडर होता है एरन का। और यहाँ पर कमाल की बात यह है कि लीवाई उस समय का सबसे बेस्ट स्क्वाड चला रहा था। आगे इन सबको भेजा जाता है एक अबेंडेंड बिल्डिंग के अंदर, जहाँ पे सर्वे कॉर्प्स वाले अपनी सारी की सारी मीटिंग करते थे और प्लानिंग करते थे कि आगे किन किन टाइटन्स को उड़ाना है, साथ में किन किन टाइटन से मरना है। यहाँ पे एरन मिलता है मेरी फेवरेट, जो कि पूरी स्टोरी में कमाल की कैरेक्टर लगी मुझे, हांजे जोई से। यहाँ पे हांजे बहुत ज्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है एरन को देखकर, क्योंकि उसका पैशन ही है टाइटन्स के ऊपर रिसर्च करना। हांजे एरन के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती है, जिसमें से सबसे पहला एक्सपेरिमेंट होता है कुएं वाला एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एरन को एक कुएं में डाल दिया जाता है, जहां पर उसे कहा जाता है कि चल भाई ट्रांसफॉर्म हो फटाफट, लेकिन एरन बहुत सारी कोशिश करता है और वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर एरन अपने आप को बहुत ज्यादा इंजर कर लेता है एंड फिर कहा जाता है कि चल भाई तू छोड़ दे, हम बाद में देखेंगे। लेकिन उसी दिन शाम के समय जब लीवाई और उसका स्क्वाड चाय पी रहा होता है, तब उस समय एरन के हाथ से एक चम्मच छूट जाती है, और जैसे ही एरन उस चम्मच को उठाने के लिए जाता है तब वो एक टाइटन का शेप ले लेता है। ये भी एरन का एक इनकम्प्लीट टाइटन फॉर्म ही था, लेकिन इस बार एरन अपनी विल से ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। और इसी पॉइंट पे हांजे और उसकी पूरी टीम को ये बात पता लग जाती है कि एक टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने के लिए
बंदे के अंदर एक क्लियर गोल होना चाहिए और एक छोटी सी इंजरी। लेकिन इसी के साथ साथ हमें एक और चीज यहाँ पे पता लगती है कि एरन अपने साथ साथ अपने किसी भी एक बॉडी पार्ट को ट्रांसफॉर्म कर सकता है टाइटन के अंदर। ब्रो, इसके बाद आती है एरन की अटैक टाइटन फॉर्म। एंड अगर तुम्हें याद हो तो एरविन ने इसको ह्यूमैनिटी की लास्ट होप बताई थी। वैसे अटैक टाइटन ही वो टाइटन था जिससे पैराडाइज आइलैंड वाले मार्लियन से लड़ पाए। एरन ने इसी टाइटन की हेल्प से कोलोसल टाइटन को हराया, आर्मर टाइटन को हराया और फीमेल टाइटन को भी। एंड देन इसके बाद वो बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाए। और इसके बाद एरन को पता चला कि जो वो फ्रीडम ढूंढ रहा था वो फ्रीडम नहीं, एक्चुअली में उसके एनिमीज हैं। अगर हम यहाँ पर अटैक टाइटन की बात करें तो अटैक टाइटन बाकी सारे प्योर टाइटन से बहुत ज्यादा पावरफुल है। एरन जब फर्स्ट टाइम अटैक टाइटन के अंदर ट्रांसफॉर्म हुआ तो वो उसके पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मतलब अटैक टाइटन की फुल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और एरन मुश्किल से उसके 1% का यूज कर रहा था बस। आगे जब एरन फॉरेस्ट के अंदर यानी कि फीमेल टाइटन से फाइट कर रहा था तब उस समय एरन का अच्छा खासा कंट्रोल था अटैक टाइटन के ऊपर। लेकिन तब भी यहाँ पर एनी की फीमेल टाइटन ज्यादा बेटर फाइट कर पा रही थी क्योंकि एनी के पास एक अच्छी खासी प्रॉपर ट्रेनिंग थी। एनी के फीमेल टाइटन से फाइट करने के बाद यहाँ पर एरन के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका था कि भाई फाइट कैसे की जाए। और उसके बाद एरन आर्मर टाइटन के ऊपर एक मूव का यूज करता है जो कि फीमेल टाइटन ने उसके ऊपर किया था। अगर उस समय वहां पर कोलोसल टाइटन नहीं होता तो आर्मर टाइटन का जाना तो पक्का था। लेकिन हम सब ये बात जानते हैं कि राइनर जो है वो इशियामा सेंसी का फेवरेट है तो उसका बचना पक्का था। इसके बाद एरन जब किडनैप हो जाता है और सर्वे कॉप्स वाले उसको वापस रेस्क्यू करके लाते हैं जिसके अंदर एरविन ने अपना हाथ खो दिया था और मुझे बहुत बुरा लगा था उस समय। हाँ जी, दोबारा से एरन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लगती है और वो एरन को कहती है कि देख भाई हार्ड हो जा, आई मीन हार्डनिंग का इस्तेमाल कर। लेकिन एरन आगे बहुत सारे एपिसोड्स तक हार्डनिंग का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। बट जब एरन किंग राइस के गुफा के अंदर एक सीरम को पी लेता है देन उसके बाद उसके पास हार्डनिंग की भी एबिलिटी आ जाती है। हार्डनिंग एबिलिटी का यूज करके एरन उस पूरी गुफा को क्रिस्टल का बना देता है जिससे लीवाई का स्क्वाड बच जाता है लॉर्ड राइस के ट्रांसफॉर्मेशन से। और ये लीवाई का नया स्क्वाड होता है क्योंकि हम जानते हैं कि उसके पुराने स्क्वाड के साथ क्या हुआ था। मतलब यार लिटरली उसके पूरे स्क्वाड को मच्छर की तरह मारा था एनी ने और एनी को तब भी कुछ नहीं करा किसी ने। बट कुछ भी हो, यहाँ पर फाइनली एरन के पास एक और एबिलिटी आ जाती है जो कि है हार्डनिंग की, लेकिन वो तब भी फिस्ट में रहती है। और इस वाले इंसिडेंट के बाद होता है टाइम स्किप जिसमें एरन ऐसे से ऐसा बन जाता है। और जब एरन और उसका स्क्वाड मार्लियंस के ऊपर अटैक कर रहे थे तब यहाँ पर एरन मल्टीपल टाइम ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एरन ने अच्छे से कंट्रोल कर लिया है अटैक टाइटन के ऊपर। इस टाइम तक आते आते एरन के पास बहुत सारा बैटल एक्सपीरियंस आ चुका था एंड इसी के साथ साथ उसका बैटल आईक्यू भी बढ़ चुका था क्योंकि हम सब ने ये चीज देखा है कि उसने जॉ टाइटन का कैसे इस्तेमाल किया था वॉर हैमर टाइटन के ऊपर। वैसे अगर मैं तुम्हें वॉर हैमर टाइटन के बारे में बता रहा हूँ तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वॉर हैमर टाइटन एक फॉर्डर है जो कि आई थी एरन को एक नई एबिलिटी देने। वैसे अब कुछ भी हो, इस पॉइंट पर एरन के पास अटैक टाइटन के साथ साथ वॉर हैमर टाइटन की भी पावर आ चुकी थी। एरन को जब उसी की टीम ने जेल के अंदर डाल दिया था तब यहाँ पर एरन ने वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटीज का यूज करके ही जेल को तोड़ा और वो वहां से भाग निकला। इन सभी चीजों के होने के बाद यहाँ पर एरन फाइनली फाइट करता है राइनर के आर्मर टाइटन के साथ। लेकिन इस बार एरन बहुत ज्यादा सीरियस था और बहुत गंदा बजा रहा था आर्मर टाइटन को। जब एरन आर्मर टाइटन के साथ दूसरी बार फाइट कर रहा था तो यहाँ पर गैलियार्ड बहुत ज्यादा होशियारी दिखाता है, वो पीछे से अटैक करता है एरन के। लेकिन यहाँ पर गैलियार्ड के सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन इस बार एरन अपनी हार्डनिंग एबिलिटी से बहुत सारी स्पाइक घुसेड़ देता है आर्मर टाइटन के साथ साथ जॉ टाइटन में भी। अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कंक्लूजन बताऊं कि भाई एरन को क्या फायदा होता है वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी से, तो उसको बस एक ही फायदा हुआ है कि उसकी डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो हाँ, यहाँ पर एरन के ऊपर अटैक करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि कोई भी उसके ऊपर अटैक करने जाता तो वो वॉर हैमर टाइटन की मदद से खुद को हार्ड कर लेता और खुद को बचा लेता। और इसी के साथ साथ एरन एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन शिफ्टर भी बन चुका था। मैं कोलोसल टाइटन की बात नहीं कर रहा। मतलब हाँ, यहाँ पर ये तो क्लियर है कि एरन बहुत सारे एनिमीज के साथ फाइट कर सकता था एट द सेम टाइम। और अब आता है एरन का फाउंडिंग टाइटन जो कि ymir के फाउंडिंग टाइटन से बहुत ज्यादा अलग और बड़ा था। फाउंडिंग टाइटन का यूज करके यहाँ पे एरन ने शुरुआत कर दी रम्बलिंग की जिसको सब हल्के में ले रहे थे। वैसे जो हम सभी एरन का ये वाला टाइटन फॉर्म देख रहे हैं इसके पीछे एक ही कैरेक्टर का हाथ था और वो थी गाबी, जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस पिद्दी के बहुत ज्यादा हाथ चलते हैं। एरन के इस फाउंडिंग टाइटन के अंदर कोई भी फ्लैश पार्ट नहीं था, खाली उसकी फेस को छोड़कर। हमें बताया गया था कि वॉर्स के अंदर बहुत सारे टाइटन थे एंड उन सभी टाइटन्स को इस अकेले बंदे नहीं कंट्रोल कर रहा था। एरन फाउंडिंग टाइटन का यूज करके सारी के सारे कोलोसल टाइटन का इस्तेमाल तो कर ही रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ वो पुराने जितने भी टाइटन थे उन सब को भी समन करे जा रहा था। वैसे अगर तुम्हें ज़ीक का मेंटोर याद होगा तो तुमने देखा होगा कि यार उसका टाइटन कितना ज्यादा कूल था ज़ीक के टाइटन से। यहाँ पर एरन के पास एक चॉइस थी कि वो राइनर, एनी और आर्मिन के टाइटन्स को छीन सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा। इसका मेन रीजन ये था कि वो उन सभी को फ्रीडम देना चाहता था। अब फाइनली एरन का वो टाइटन फॉर्म आता है जिसके अंदर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होते हैं कि यार ये कौन सा टाइटन है। तो हाँ बडीज, ये है कोलोसल टाइटन। और यहाँ पे ये ऑब्वियस सी बात है कि फाउंडिंग टाइटन का यूज करके यहाँ पे एरन कोलोसल टाइटन का फॉर्म ले पाया हो। एरन के इस वाले कोलोसल टाइटन के अंदर एक खास बात थी कि इसके बाल लंबे थे।
मैं मजाक कर रहा हूँ। आई मीन इसकी जो फिश थी वो हार्ड हो सकती थी और ये वाला काम कोई भी नॉर्मल कोलोसल टाइटन नहीं कर सकता था। वेल इसी के साथ तुम यहाँ पर एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि ये वाला टाइटन फास्ट था आर्मिन के कोलोसल टाइटन से। वेल यहाँ पे मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि एरन इस टाइटन की पावर का यूज करके जीत सकता था, वो भी बड़े आराम से, लेकिन यहाँ पर मौका देख के लीवाई और मिकासा ने उसका गेम बजा दिया। और यहाँ पे एरन ने होल्ड बैक इसलिए भी करा होगा क्योंकि उसे पता चल चुका था कि 80% ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है। वेल गाइस, मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैंने भी एक मांगा स्टोरी लिखी है, क्या तुम उसे देखना चाहते हो? आई मीन सुनना चाहते हो? अगर तुम मेरी स्टोरी में इंटरेस्टेड हो तो तुम इस वीडियो के ऊपर फटाफट से बहुत सारे लाइक्स करवा दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में लिख देना न्यू चैप्टर यूरोसेजी।